हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफकेट 2025 के अंदर मेंसुरेशन 2D एंड 3D के क्वेश्चन। आज के ये जो कोर्स होगा वो प्रैक्टिस कोर्स है। अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो फिरदौसी कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा आपको एफकेट 2022 का कोर्स अवेलेबल है मैथ के लिए, और इस कोर्स के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एफकेट के अवेलेबल है। रीजनिंग के लिए आप यहाँ पे 2023 का कोर्स और यहाँ पे इस कोर्स को लगा सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर रीजनिंग की भी आपको एक कोर्स और मिल जाएगा जिसमें आपको काफी अच्छे कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तब तक के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कर लो, ठीक। और इस टेलीग्राम के ऊपर कोई भी पीडीएफ जो होगी वो आपको मिलती रहेगी इसके रिलेटेड। और ये इंस्टाग्राम है, इसको आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ जो भी कुछ पूछना है वो डायरेक्ट यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। एक मैंने आपको वीडियो के नीचे एक आपको लिंक दिया हुआ है। अगर आप PYQ की बुक बाय करना चाहते हैं तो उस लिंक के थ्रू जाके बाय कर सकते हैं एफकेट के लिए, ठीक है। काफी कम रेट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी वो। अब बात कर लेते हैं मेंसुरेशन 2D 3D इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम पैटर्न की बात करें, लास्ट ईयर में एफकेट का कुछ पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आ रहा है जिसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, परमुटेशन के भी करेंगे। बट हमारे मेंसुरेशन 2D और 3D के क्वेश्चन भी पेपर में आएंगे, ठीक। अब लेवल की बात करें, लेवल ऐसा नहीं कि CDS या हाई लेवल हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन आएंगे। बेसिक के लिए आपको फॉर्मूला आना जरूरी है और उसको अप्लाई करना आना जरूरी है। मेन पंगा कहाँ पे पड़ेगा? कैलकुलेशन के ऊपर। तो कैलकुलेशन भी आनी जरूरी है, ठीक है। इस टॉपिक के लिए फॉर्मूला आना जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट आने जरूरी है, और कैलकुलेशन। तीनों फैक्टर के अलावा आपके मेंसुरेशन 2D 3D के क्वेश्चन नहीं होने वाले। अगर आप कैलकुलेशन में मार्क खा रहे हो, आपको फॉर्मूला आता है तो भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशंस के ऊपर भी फैक्टर रखना। कैलकुलेशन में आप ही को बोलूंगा ज्यादा टाइम कि आप इसको करो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस टाइम में अगर कैलकुलेशन नहीं कर रहे तो पेपर में कैसे कर पाओगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन आएगा, वीडियो को उसी टाइम आप रोक लो, पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन 2-3 बार। और अगर आपको मेंसुरेशन आता है थोड़ा बहुत भी, आप ट्राई कर सकते हैं। और फॉर्मूले आने जरूरी है, फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक। जब भी आपके पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन आएगा और कभी भी वहां पे लिखा होगा मेल्ट, तो मेल्ट करके कुछ नया फॉर्मेट बनाना होगा। तो उस कंडीशन में हमेशा के लिए याद रखेंगे वॉल्यूम ही कंसीडर होगा और कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाता। क्लियर? कब? जब आप मेल्ट करते हैं। और अगर कभी भी आप किसी पोर्शन को पेंट करते हो तो उसमें वॉल्यूम नहीं आता है। उसमें आपका यहाँ पे सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो चीज जाएंगी। बस वॉल्यूम कहाँ पे नहीं आता? जब पेंट होता है। वॉल्यूम कब आएगा? मेल्ट होता है। इस बात को याद रखें। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recasted into the right circular cone of radius 9 सेंटीमीटर. What is the height in centimeter? Correct to 1 decimal please. काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको इसका बेसिक आता है तो। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर को मेल्ट करना है तो उसका वॉल्यूम कंसीडर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब। तो रेडियस मेरे पास 6.3 है, इसका हम यहाँ पे क्यूब करेंगे, ठीक। और सिलेंडर के हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे, वो क्या होता है? पाई इंटू रेडियस, पाई इंटू आर स्केयर, आर्म स्केयर मतलब रेडियस का स्केयर। तो 9 इंटू 9 इंटू h हाइट। तो यहाँ पर ये सिलेंडर का मेरे पास वॉल्यूम होगा। इन दोनों को हमें सिर्फ इक्वेट करना है क्योंकि मेल्ट किया हुआ है। तो यहाँ से आप देखोगे पाई से पाई कट जाएगा, बाकी कैलकुलेशन है। कई बार बच्चे सोचेंगे यार सर बहुत तगड़ी कैलकुलेशन है। इतनी तगड़ी कैलकुलेशन भी नहीं होगी। अगर आप बेसिक जानते हैं, जैसे 63 को बटा 10 लिख लो, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन तो होगा, इस बात से तो आप सारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए ना, इतना तो अंडरस्टैंड मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। यार कैलकुलेशन का मैटर तो रहेगा ही रहेगा। 9 इंटू 9 हो जाएगा 81 इंटू h हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर 81 जो है, ये 9 जो है, 9 आपका इससे कट जाएगा 7 टाइम, इससे कट जाएगा 7 टाइम, यही होगा। अब कहानी है कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन आप इससे कट कर लोगे, ये हो जाएगा 21। अब सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग का मतलब है 2.1 h। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इतनी सी कैलकुलेशन आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन जो होगी वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक। There is a rectangular garden of 2 to 0 meter and 70 meter. A path of it 4 meter is filled around the garden. What is the area of that path? So we have to understand there is a path of 2 to 0 and 70 मीटर रेक्टेंगल। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पाथ इसके बाहर बना या अंदर। तो अराउंड है, अराउंड मतलब इसके बाहर होगा। बाहर होगा तो पहले इसका एरिया चेक कर लो। इसका एरिया मेरे पास कितना होगा? इसका एरिया हो जाएगा 220 इंटू 70 एरिया होगा, क्योंकि एल इंटू बी जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया। और अगर 4 मीटर इधर ले जाएंगे ऊपर, यहाँ पे 4 मीटर इसके ऊपर और 4 मीटर इसके नीचे, तो ये वाली लेंथ जो 70 थी, क्या वो 78 हो जाएगी? 4 मीटर ऊपर ऐड हो जाएगा 4 मीटर नीचे।
ऐसे अगर 4 मीटर हमारा लेफ्ट साइड और 4 मीटर राइट साइड ऐड हो जाएगा तो ये वाली लेंथ 220 जो है वो 228 हो जाएगी। तो बड़ी वाली रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 228 मल्टीप्लाई बाय 78। ठीक है, तो अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूं, क्या एरिया ऑफ ए जो पाथ है वो मेरे पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन दिखने में काफी आसान है, पंगा कैलकुलेशंस के ऊपर है, तो कैलकुलेशन फिर से आपके ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आने वाला है 2384। ये आपने सॉल्व खुद करने हैं। ये क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे थर्ड के ऊपर। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आपको समझने पड़ेंगे, इसके शॉर्टकट भी है, बट मेरे ख्याल से कोई शॉर्टकट की आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी जब आपको बेसिक आता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, दिखने में बहुत ईजी है, बट ऐसे क्वेश्चन भी मैंने देखा बच्चे पेपर में नहीं कर पाते। काफी आसान क्वेश्चन है। द विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड द स्क्वायर फील्ड इज 4.5 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज गिवन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर। काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको इसका बेसिक आता है तो। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता फिर पछताओगे आप। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक स्केयर बना लो। स्केयर का मतलब होता है सारी साइड बराबर होंगी, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। और 4.5 मीटर का स्केयर का इसका एरिया मतलब बॉर्डर बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ से लेकर अगर मैं इसको बना ही लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस साइड की बात करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4.5। 4.5 होगा, नो 4.5 तो इधर भी बढ़ेगा, तो ऊपर भी ऐड होगा ना, तो 4.5 आपका दो बार ऐड होगा। ऐसे ही आपके पास ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, ये वाली साइड भी आपके पास दो बार ऐड होगी, 4.5 और 4.5। तो मैं कह सकता हूँ जो बाहर वाला मेरे पास यहाँ पे स्केयर है उसकी साइड हो जाएगी x+9। इनको ऐड करने, यहाँ पे x नहीं आएगा, इनको ऐड करने के बाद, और यहाँ पे हमारे पास जो अंदर वाली स्केयर है उसकी साइड कितनी है, x। क्लियर हो गया। उसने गिवन किया है मेरे पास एरिया ऑफ ए पाथ। एरिया ऑफ ए पाथ क्या होगा, बड़े वाले स्केयर में से छोटे वाले को बाहर कर दी, तो बड़े वाले ए का एरिया क्या होगा, बड़े वाले स्केयर का एरिया होगा साइड का स्केयर माइनस छोटे वाले का एरिया साइड का स्केयर, विच इज इक्वल टू 105.75। क्लियर। सो इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 × a × b माइनस ऑफ एक्स स्केयर विच इज इक्वल टू 105.75। ठीक है, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कट जाएगा और मेरे पास आएगा 18 ऑफ एक्स, और ये वाला 81 है, 81 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास जस्ट 4 एंड 2 24.75। अब यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन देखो, कई बार बच्चे बोलेंगे सर ये तो फिर से कैलकुलेशन, भैया आपको मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कैलकुलेशन तो बार बार आएगी। ठीक है, आपको ये कैलकुलेशन आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। 2475/100 है और यहाँ पे मेरे पास 18 आ जाएगा। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ इसको अपनी मर्जी से जैसे आपको ठीक लगे। कई बार बच्चों को लगता है सर मैं 5 से कैलकुलेट करना चाहता हूँ, 5 से कट कर लो। कई बार लगता है आपको सीधा मैं 25 से कट करना चाहता हूँ, 25 से कट कर लो, 25 से भी दूर से कट हो रहा हो। ठीक है ना। अब ये कैलकुलेशन फिर से मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आपने खुद कर लेनी है। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 11/8। ठीक, ये आपका सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स आएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसने क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ दिस। अब फैंसी का आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं बात बोलूँ तो सिंपल वर्ड्स के अंदर आप इतना समझ सकते हैं कि फैंसी का मतलब क्या होगा कि पेरीमीटर की आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक, अब पेरीमीटर की जो कैलकुलेशन होगी वो भी आपको ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि पेरीमीटर के ऊपर भी आप फर्क डाल सकते हैं। और यहाँ पे फील्ड किसकी बात हो रही है, जो हमारे पास स्टार्टिंग वाला पॉइंट। अब देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि जो हमारे पास पाथ है उसका कुछ करना है, उसके बारे में कुछ नहीं, वो तो रास्ता बना हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ा इमेजिन करवाने की कोशिश करूँ, ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा रास्ता है, पाथ है। पाथ के ऊपर फैंसी करने का कोई मतलब नहीं है। जो हमारे पास ये अंदर स्केयर होगा, जो मेरे पास अंदर वाला स्केयर एक्स और एक्स था, इसको हमें फैंसी करना है, तो इसके बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे रस्सी घुमानी होगी, तो उसकी कॉस्टिंग आपके पास है। तो इसके ऊपर रस्सी घुमाने को बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 ऑफ एक्स। स्केयर का पेरीमीटर तो ये होता है, तो मैं बोल सकता हूँ 4 इंटू साइड, साइड क्या होगी 11/8। तो मेरे पास पेरीमीटर कितना आएगा, 11/2 आने वाला है। ठीक है, जो भी यूनिट होगा मीटर है तो मीटर आ जाएगा। क्लियर, 11/2 मीटर। अब 1 मीटर करने को यहाँ पे 100 रुपये लग रहे हैं, 1 मीटर करने को 100 रुपये लग रहे हैं, तो 11/2 मीटर करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 550 रुपये लगेंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन है, बट पंगा कैलकुलेशंस के ऊपर आएगा। कैलकुलेशन को इजी वे में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक वायर है उसको बेंड किया गया जिसका एरिया आपके पास गिवन है, और उसको बेंड करके हमने सर्कल बना लिया जिसका एरिया क्या होगा ये पूछा गया। अगर मेरे पास एक स्केयर है, ठीक है, जिसकी अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूँ, एरिया क्या होगा साइड का स्केयर विच इज इक्वल टू 169। तो यहाँ पर ए साइड आ जाएगी 13, और इसकी यहाँ पे बाउंड्री कितनी है, वायर की बाउंड्री को बोल सकते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होगा 4 है, तो 4 × 13 करेंगे तो इसकी बाउंड्री आएगी टोटल 52 सेंटीमीटर।
मतलब वायर की लंबाई इतनी है और इसी वायर की लंबाई को 52 सेंटीमीटर को मैंने एक कॉर्नर से पकड़ा और उसको ऐसे फोल्ड कर दिया जहां से एक सर्कल बन गया। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होगा 2 × पाई × आर, 2 × पाई × आर, क्या वो इस पेरीमीटर के बराबर होगा? बिल्कुल। तो यहाँ से दो आपके पास इससे कट जाएगा 26, फिर ये 13 आएगा और यहाँ पे 11 आएगा। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 13 × 7/11। तो यहाँ पर ये रेडियस निकल के आया और रेडियस नहीं, उसने हमें सर्कल का एरिया पूछा हुआ है यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है? पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस कितना आएगा? 13 × 7 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाई 11। तो ये 7 आपका इससे कट जाएगा, 11 आपका इससे कट जाएगा 2 बार, और कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट होता हुआ नजर जो है वो नहीं आ रहा। क्लियर? अब देखो कैलकुलेशंस के ऊपर इफेक्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आपके पेपर में डालने वाली है। ठीक, अब यहाँ पे 13 × 13 कर लो सबसे पहले। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 14, 14 × 13 कर लो। मतलब आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे इफेक्ट डालेगी। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आएगा 2366 डिवाइड बाय 11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा आपके पास 215.0 समथिंग आएगा। तो आंसर 215 होगा, ये आपका सही उत्तर है। मतलब ये कैलकुलेशन ही इफेक्ट डालने वाली है पेपर के अंदर मेंसुरेशन के ऊपर, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज गिवन एंड इट्स एरिया इज गिवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ। ये भी क्वेश्चन काफी बच्चे गलत कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है? 2 × L + B होता है, which is equal to 80, so we can say L + B is equal to 40, and area is equal to L into B, which is equal to 375. So according to the concept और क्वेश्चन, you have to assumption, तो आप assume कर लो L और B की वैल्यू, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कि मान लो L इतना होगा, B इतना होगा, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू करने के बाद प्रॉपर वैल्यू फिल हो रही है, वही आपका आंसर ले आएंगे। अगर वो चीज से नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्केयर कर लो, L + B का होल का स्केयर कर लो, विच इज इक्वल टू L का स्केयर प्लस B का स्केयर प्लस 2 × L ऑफ B। अब यहाँ पे L + B की वैल्यू 40 है, तो 40 का स्केयर हो जाएगा, और L² B² हमें पता नहीं, बट 2AB 2 × 375। तो क्या L² + B² की वैल्यू आ जाएगी 40 का स्केयर माइनस, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 375। सो अगर मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है, वो हमसे क्या पूछा गया? इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया। तो डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, विच इज इक्वल टू L² + B² माइनस ऑफ 2LB। यही होगा फॉर्मूला इसका, और तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है मेरे पास। अगर ये फॉर्मूला होता है तो L² + B² की वैल्यू ये रही, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा 40 का स्केयर माइनस 2 × 375 माइनस 2 × 375। क्लियर? सो वी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आने वाली है 40 का स्केयर, विच इज इक्वल टू 1600। क्लियर? अब ये हो जाएगा मेरे पास 4 × 375, तो यहाँ पे 1600, और 7 इससे सॉरी 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 टू कैरी जाएगा, 7 और 4 28, 28 और 2 फिर से 0, 3 कैरी जाएगा, और ये आएगा 12, 12 और 3 15। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये 100 आ रहा है, जो कि मेरे पास L - B का होल स्केयर है। स्केयर इधर जाके स्केयर रूट हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 10। ये आपका सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। If its area is given, find the cost of fencing it all around 15 रुपीज पर मीटर। काफी इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्रेड्थ की बात करूँ और लेंथ की बात करूँ, तो ब्रेड्थ जो है वो लेंथ का 2/3 है। मान लो अगर लेंथ 3 है तो ये 2 होगा, क्योंकि 3 का 2/3 करेंगे तभी मेरे पास 2 आएगा। सो जिनको नहीं पता इसके साथ रेशियो है, तो यहाँ पे हमेशा एक x होगा। अगर x होगा तो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, विच इज इक्वल टू 684। सो वी कैन से ये 2 इससे कट जाएगा 432, और 3 हमारा इससे कट जाएगा 144। तो वी कैन से x² इज इक्वल टू 144। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12। अगर x की वैल्यू 12 है, यहाँ पे आप दोनों में रख देंगे, तो मेरे पास ब्रेड्थ की वैल्यू 24 आएगी, लेंथ की वैल्यू 36 आएगी। क्लियर? अब उसने क्या पूछा, क्या हुआ लास्ट में? उसने ये पूछा हुआ है कि उसको फेंसिंग करना है ऑल अराउंड, तो उसका इतना कॉस्ट पड़ेगा। फेंसिंग करने का मतलब है रेक्टेंगल की बाउंड्री के ऊपर आपको रस्सी बांधनी है, उसका खर्चा पानी पूछा गया। सिंपल वर्ड्स के अंदर आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन रस्सी का आ जाएगा, फिर आप पूछोगे सर रस्सी वाला तो करवाया नहीं। तो रस्सी का सिंपल कंसेप्ट वही होगा जो फेंसिंग है, सिंपल सिंपल वर्ड्स के अंदर। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं इसका यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, तो 2L + B होने वाला है। तो 2 होगा L + B,
36 और 24 60, 60 इंटू 2 करेंगे 120, तो 120 मीटर इसकी टोटल लंबाई होने वाली है रस्सी की। और 1 मीटर के लिए अगर 15 रुपए लग रहे हैं तो 120 मीटर के लिए 1800 रुपए लगेंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 के ऊपर। 7 नंबर क्वेश्चन भी काफी इजी है। टू स्मॉल सर्कुलर ग्राउंड ऑफ डायमीटर गिवन। डायमीटर आपके पास इतना इतना गिवन है तो देखकर ही दिमाग में आना चाहिए कि इसका रेडियस क्या होगा 21 और इसका होगा 13, क्योंकि क्वेश्चन हमारा रेडियस की फॉर्मेट में ज्यादा चलता है। ठीक है ना। आर टू बी रिप्लेस्ड बाय बिगर सर्कुलर ग्राउंड, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ए न्यू ग्राउंड इफ द न्यू ग्राउंड हैज द सेम एरिया एज वेल द टू ग्राउंड। तो अगर मैं यहाँ पे दो छोटे ग्राउंड का एरिया पूछूं आपसे तो वो क्या होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों का एरिया जब मैं ऐड करूंगा तो वो बड़े वाले एरिया के बराबर आना चाहिए, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर जो बड़े वाला का होगा। दोनों में से आप यहाँ पे पाई को बाहर निकाल लो तो 2 2 1 का एरिया इसको सॉल्व करने के बाद आएगा ये 441 प्लस 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 विच इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई से पाई तो सीधे कट गया मेरे पास, इनको ऐड करने पे आ रहा है 610 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आएगी 610 का स्क्वायर रूट। ठीक है। अब सब बच्चों को इतना पता होगा यहाँ पे कि 610 का स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा दिक्कत आएगा, बट आपको इतना तो पता है ना 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 उससे थोड़ा सा कम है, तो 25 से थोड़ा सा कम आंसर वाला ढूंढ लो। सी ऑप्शन ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऐसे आपको स्मार्ट वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर। A cylindrical vessel with the radius 6 centimeter and height of 5 centimeter is to be made by melting the number of spherical metal balls of diameter 2 centimeter. What the minimum number of the balls needed? सबसे पहली बात तो डायमीटर है तो रेडियस दिमाग में आना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे तो रेडियस है तो यहाँ पे चेक करनी पड़ेगा। और आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर मेल्टिंग करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अब सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंडर का हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू हाइट, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू व्हाट, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू द स्फेरिकल मेटल बॉल। स्फेरिकल का हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब, रेडियस 1 है तो 1 का क्यूब। ये मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स आएंगी, नंबर ऑफ बॉल्स मतलब एन हमें नहीं पता कितना होगा तो एन से मल्टीप्लाई कर लो, पर इतना होगा कि इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास पाई से पाई कट जाएगा दूसरी। ठीक है। 4 आपके पास इससे कट जाएगा 3 बार, और ये भी आपके पास 3 बार कटता हुआ नजर आएगा। क्लियर। और फिर ये 3 आपके पास ऊपर चला जाएगा, तो 9 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 5 करेंगे 135, तो 135 नंबर ऑफ बॉल्स चाहिए होंगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। A wire is in the shape of a rectangle whose sides are given. It is initially in the shape of a circle of radius nearly equal to 31.5 centimeter. Okay. The length of the smaller side of the rectangle. Clear? So सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उसने ये बोला हुआ है कंडीशंस के अंदर कि हमारे पास 31.5 सेंटीमीटर उसका रेडियस होगा नियर बाय। जब भी आपके पास देखो नियर बाय होगा तो आप एग्जैक्ट वैल्यू लगाओ, ये ना हो कि आप 31 ही लगा दो कि सर इसके आसपास था तो हमने वही लगा दिया। ऐसा तो एग्जामिनर ही आपको 31 बोल देता, वो कह रहा है कि 31.5 के आसपास है, इसका मतलब 31.65127 हो सकता है, 31.4998 हो सकता है। तो इसका मतलब वो इसके आसपास है, तो उसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको दे दिया, तो यही वैल्यू फिल करनी है, आप 31 मत लगाना। पहली बात तो ये है। ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि इस क्वेश्चन को आप इजीली फॉर्मेट में कर सकते हैं क्योंकि रेडियस गिवन है। अब उसने ये बोला हुआ है कि हमारे पास एक वायर को शेप किया हुआ है, शेप वाले क्वेश्चन तो ने कितनी कर ली आज, आज ही हमने 2 3 कर ली मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो इसी क्लास के अंदर। तो आपको पता है कि हमारे पास क्या होगा, पेरीमीटर बराबर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, that must be is equal to what, that must be is equal to the perimeter of a rectangle. So what is the perimeter of a rectangle, that is equal to 2 into L into B। अब यहाँ पे x x होगा, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है तो हम उसको बार बार डिस्कस नहीं करने वाले, इसको आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक। सो यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे आएगा 10 और ये 7 आपके पास इससे कट जाएगा मेरे ख्याल से पूरा पूरा, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 4 टाइम और आएगा यहाँ पे 35, दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स। क्लियर। ये 2 आपके पास इससे कट जाएगा और ये 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। 11 आपके पास जो है वो इससे कट जाएगा 2 बार, और कुछ कट होता हुआ नजर आ रहा है, इससे कट जाएगा 5 टाइम और ये इससे कट जाएगा 9 टाइम्स। तो मेरे ख्याल से x की वैल्यू जो है वो सीधा सीधे यहाँ पे 9 आने वाली है।
अब उसने पूछा स्मॉलर साइड बताओ, तो आपको पता है 7x है और यहाँ पे 4x है, तो स्मॉलर साइड इज 4x, तो 4 इंटू 9 आपका आंसर होना चाहिए 36। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 के ऊपर। ए रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ एन एयरपोर्ट रनवे was getting repaired for which an estimate was made on the basis of a rate of rupees per square unit. But while doing the work, the length of the portion got increased by 10% and breadth by 8%. Over and above this, there was an increase in the cost of the repair work to the extent of 15%. What was the overall percentage increase in the cost of the repair over the estimate? सो आप सब बच्चे कई बार क्या होता है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता चल गया कि यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ा दिया गया, तो 10% वहाँ पे और 8% यहाँ पे, ओवरऑल 15%, तो कितना हो जाएगा 18 और 15 33। तो आप में से कई बार बच्चे ऐसे आंसर मार लेते हैं जो कि आंसर होता है गलत। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ रहे हैं और बीच में क्या है एरिया, और एरिया के लिए मल्टीप्लाई आएगा, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव के अंदर आप डायरेक्ट ऐड नहीं करते, सक्सेसिव के अलग अलग पोर्शन आपको समझाए गए हैं। ठीक है, उसके लिए आप फिरदौसी बैच में जाके कवर आउट कर सकते हैं। बस ये है कि ये क्वेश्चन आपका लेंथी बन जाएगा एज कम्पेयर टू द कैलकुलेशन बेस्ड। अदरवाइज सक्सेसिव को करने के 3-4 तरीके हैं हमारे पास। सबसे बेसिक तरीका ये है कि 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब 100 के बदले में 10% बढ़ गया होगा। 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 100 के बदले में 8% बढ़ गया होगा। और हमें पता है कि लेंथ और ब्रेड्थ जो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ने के साथ उसने कॉस्ट बढ़ा दी, कॉस्ट 15% बढ़ रही है, तो मतलब ये हुआ कि 100 के बदले में उसको 15% बढ़ गया होगा। ठीक है ना। अब पंगा कहाँ पे, अब पंगा आ गया सिर्फ इसकी कैलकुलेशन बेस्ड के ऊपर। जैसे यहाँ पे तो 0 0 कट हो गया, बाकी मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ कट होता हुआ, यहाँ पे तो वैसे कट हो जाएगा, बट कट में आपको 0 0 में फंस जाने वाले हैं, तो डिवाइड वाले को वहीं पे छोड़ दो कि यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 जीरो आएंगी, और 108 को 115, फिर उसको 11 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर जो है वो यहाँ पे सही तरीके से आने वाला है। ठीक है, मैं सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड मोड के ऊपर इसको लिख लेता हूँ। ये आएगा 13662, इसके आसपास आएगा। क्लियर। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है मेरे पास, यहाँ पे टोटल 10,000 है, नोमिनेटर में मेरे पास 10,000 है, ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास बनने वाला है, एक पॉइंट यहाँ पे और लगेगा, जीरो, एक जीरो और आने वाली है यहाँ पे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कट जाएगा फिर से, तो मेरे पास आने वाला है 1.3662। क्लियर। सो आप या तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, या फिर ये बोल लो कि हमारे पास पहले कितना था, अभी डिनोमिनेटर में 10,000, अब इतना बन गया, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है, मैं अभी फिर से डिटेल आपको बेसिक से थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर इतने का इंक्रीमेंट हो रहा होगा, तो आप सभी बच्चों को मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका यही आंसर हो जाएगा, इसका मतलब समझना पड़ेगा। मैं आपको यहीं से इसको ही समझना है तो फिरदौसी वैसे कर सकते हैं। ये वाला मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि स्टार्टिंग में कितना था वो 10,000, अब कितना हो चुका है 13,662, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ यहाँ पे 3662, किसके ऊपर, इस 10,000 के ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगा, ये से कट जाएगा, ये आएगा 36.62%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यहाँ से भी आप सीधा कर सकते हैं, यहाँ से भी आपके पास आएगा 36.62%। ये मैंने आपको बताया था फिरदौसी में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। ये देखो, जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बट हाँ ये है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत अच्छा था, और कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्फीयर whose radius half the radius of the base of the cone. Okay, what is the ratio of the radius of the base of the base or to the height of the cone? Okay, तो काफी इजी क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको बेसिक आता है तो। फिर से द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच, ये होता है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का देखो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए अब तक, तो कुछ वॉल्यूम याद हो गए होंगे, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये होगा। अब कंडीशन ये है कि जो स्फीयर है उसका रेडियस जो है वो हाफ दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन, मतलब ये वाला रेडियस इससे हाफ होगा, तो इसको हाफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही उसने बोला है। ठीक है ना, और उसने कुछ नहीं बोला, उसने पूछा है लास्ट में व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस टू द हाइट ऑफ द कोन, तो यहाँ पे बेस टू द हाइट ऑफ द कोन का रेशियो आपसे पूछा गया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ फाइंड करना है h/r, क्योंकि आप सिंप्लीफाई करोगे एक कंडीशन ही निकल के आने वाली है। जैसे यहाँ पे पाई और 3 कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा r का स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ पे बचेगा 4/8 इंटू आर का क्यूब, ये इससे कट जाएगा 2 बार,
और ये इससे कट जाएगा, तो मेरे पास h इज इक्वल टू बचेगा 1/2r। तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस टू दी हाइट पूछा गया है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 2/1 लिख दूंगा तो रेडियस बाय हाइट आ जाएगा, तो रेडियस रेशियो हाइट कितना आ जाएगा 2:1। ये आपका सही उत्तर है डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। All the surface of the solid cube are painted green, then it is cut into 64 small cubes of equal size. How many such cubes are there whose two opposite surfaces are the color green? So ये क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार बच्चे इसके अंदर गलत कर देते हैं, वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्या सबसे पहले उसने 64 उसने स्मॉल क्यूब्स के अंदर उसको कट किया, ठीक है। किसको कट किया है, ध्यान रखें यहाँ पे सरफेस सॉलिड ऑफ क्यूब। क्यूब को 64 हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब है कि जब भी आपके पास जितने उसके हिस्से हो रहे हैं उसका आप क्यूब रूट कर दो। क्यूब रूट करोगे तो आपके पास साइड निकल के आ जाती है 4, मतलब वो क्यूब आपके पास कुछ ऐसे होगा, समझा देता हूँ एक बार प्रॉपरली। क्यूब कुछ ऐसे होगा जिसकी हर एक साइड क्या होगी 4, तभी उसको आप 64 हिस्सों में बराबर डिवाइड कर सकते हैं अगर साइड 4 है, ठीक है। नहीं तो नहीं होंगे बराबर, इससे नहीं होंगे उसके, ठीक है। अब उसने ये बोला ग्रीन, ग्रीन उसका कलर है, मतलब टॉप पे भी ग्रीन है, बॉटम पे भी ग्रीन है, लेफ्ट राइट सब जगह ग्रीन है। आप खुद ही इमेजिन सोचो कि आपके पास एक पनीर का टुकड़ा है, उसको आपने ग्रीन पेंट कर दिया सारी जगह से। जब आप उसने 64 हिस्से किए तो क्या उसके कोई भी ऐसा क्यूब बचेगा जिसमें ओपोजिट साइड में जहां पे दो जगह ग्रीन लगा होगा? कोई भी नहीं होगा। जो कॉर्नर आएंगे, कॉर्नर पे आपको 3 साइड कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा, कॉर्नर पे आपको 3 साइड ग्रीन मिलेगा। जो ये वाले कॉर्नर वाले एज वाले होंगे, ये वाले एज वाले क्यूब आप सोच पा रहे होंगे, तो इसके टॉप पे आपको ग्रीन मिलेगा लेफ्ट साइड पे, पर ऑपोजिट साइड पे आपको ग्रीन नहीं मिलने वाला, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। A cone is 12.6 centimeter high and the radius of the base is given. It is melted and recast into the sphere. Determine the radius of the sphere. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, तो वॉल्यूम का जिक्र आएगा किसका, कोण का। कोण का वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्केयर, 3 into 2 3 into 2 मल्टीप्लाई बाय द हाइट 12.6, दैट मस्ट बी इक्वल टू द व्हाट, स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। यहाँ पर पाई 3 और पाई 3 तो कट गया, और पॉइंट को हटाना चाहोगे तो हमारे पास 10 आएगा, 4 आपका इससे कट जाएगा 32, और इसको फिर से लगा लोगे तो ये आएगा 3.2 का क्यूब, विच इज इक्वल टू आर का क्यूब। तो मेरे पास आर की वैल्यू सीधा निकल के आ रही है 3.2 सेंटीमीटर, ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 के ऊपर। A sphere is placed in a cube so that it touch the all faces of the cube if A is the ratio of the volume of the cube to the volume of the sphere and B is the ratio of the surface area of the sphere to the surface area of the cube, then find the value of A and P. So you have to understand कि मेरे पास यहाँ पे एक sphere है और उसको मैंने इस क्यूब के अंदर बिठाना है। सिर्फ इमेजिन, क्यूब थोड़ा खराब बन गया, क्यूब को दोबारा बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना, ताकि आपको इमेजिनेशन में थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वैसे आप माइंड में सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये स्फीयर है, तो क्यूब है, तो इसके अंदर अगर स्फीयर बिठा देंगे तो स्फीयर का मान लो डायमीटर जो है मैंने यहाँ पे 2x मान लिया, तो क्या रेडियस उसका x होगा, और जो इसका डायमीटर होगा क्या साइड उसकी उसके बराबर होगी या नहीं। इतना क्लियर है। अब मैं बात कर लेता हूँ ए की, तो ए क्या है, ए मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब है। वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, साइड का क्यूब। साइड जितनी है 2x, तो 2x का क्यूब कर दे यहाँ पे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर कितना होता है 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब। रेडियस कितना x, तो x का क्यूब कर देंगे यहाँ पे सीधा सीधा। तो ऊपर आप चेक करोगे, ऊपर आ जाएगा 8x क्यूब, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से ये कट गया, ये आपका 2 टाइम कट गया, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 6/पाई मेरे पास एक की वैल्यू आएगी। अगर मैं बात करूँ बी का, तो बी क्या है मेरे पास, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई इंटू साइड रेडियस का स्केयर, डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना होगा यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास, साइड इंटू सिक्स इंटू साइड का स्केयर। तो 6 इंटू साइड कितना है मेरे पास 2x, तो उसका स्केयर विच इज इक्वल टू 4 पाई एक्स स्केयर डिवाइड बाय 6 इंटू 4x स्केयर। तो यहाँ पर ये एक्स स्केयर और 4 कट गया, तो ये मेरे पास है पाई/6। उसने लास्ट में पूछा है ए इंटू बी बताओ कितना होगा, तो ए इंटू बी कितना होगा भैया 6/पाई इंटू पाई/6।
ये कट जाएगा, 1 आएगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर। ये भी क्वेश्चन अब सिमिलैरिटी बेसिस के ऊपर है। एक ट्रायंगल है मेरे पास यहाँ पे। जब भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। एक ट्रायंगल है मेरे पास यहाँ पे ए बी सी, डी ई द पॉइंट ऑन ए सी एंड ए बी। ए सी के ऊपर मेरे पास पॉइंट डी है और ए बी के ऊपर पॉइंट ई है। यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, बराबर नहीं लिखा हुआ। सो सच दैट ए डी ई वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ तो वो एंगल बराबर है किसके, एंगल बी के बराबर। ओके, तो ये दो एंगल आपके बराबर है। और ए डी की वैल्यू है 7.6, ए ई की वैल्यू है 7.2 और बी ई की वैल्यू है 4.2। तो बी सी की वैल्यू है 8.4 और पूछा क्या हुआ है, डी ई की वैल्यू ये वाली पूछी है। ओके, सो आप सारे बच्चे, अगर आपने सिमिलैरिटी नहीं पढ़ा, सिमिलैरिटी का काफी इजी कंसेप्ट रहता है, छोटा सा कंसेप्ट रहता है। वो ये रहता है कि जो भी आपके पास एंगल बराबर है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर ये एक्स है तो एक्स से तो कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाई और ये भी वाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल तो कॉमन है ना छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल में। अगर आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, एक ट्रायंगल का एंगल, इसका एंगल 10 है और ये वाला एंगल आपके पास 100 है, तो ये वाला एंगल x है। अगर इसका एंगल मैं बोल दूं 10 है और ये वाला एंगल x है, तो ये कितना एंगल होगा भैया? ये 100 ही होगा ना, क्योंकि सेम सेम अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एंगल अगर मेरे पास दो सेम आ चुके, थर्ड अपने आप ही सेम है। तो अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ कि यहाँ पर x और x तो ठीक है, ये वाला एंगल जो a है ये छोटे में और बड़े में सेम है, तो दो एंगल बच के y y होंगे। अब y के ऑपोजिट अगर आप चेक करोगे, y के ऑपोजिट छोटे वाले को चेक कर लो, y के ऑपोजिट छोटे वाला कितना होगा, ध्यान रखो छोटी ट्रायंगल में ए डी ई के अंदर, तो y के ऊपर छोटे वाला होगा मेरे पास ए डी और y के ऑपोजिट बड़े वाला क्या होगा यहाँ पर, a और b। तो a और b के बराबर होगा। यही रेशियो किसके बराबर होगी, छोटे वाला जो ए वाला एंगल है इसके ऑपोजिट छोटे वाली लाइन कितनी आएगी, डी ई, और इसी एंगल के ऊपर बड़े वाली लाइन कितनी आएगी, पी सी। इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी कंसेप्ट, सीधे शब्दों में। ठीक है, सिमिलैरिटी को पढ़ने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना सिमिलैरिटी बलविंदर लाइव, आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको ये छोटा सा कंसेप्ट जो करवाया गया। ठीक है, सो अब ए डी की वैल्यू कितनी आएगी, 7.6। क्लियर? और मैं ए बी की वैल्यू बात करूंगा तो ए बी की वैल्यू पूरी को पूरी को ऐड कर लोगे तो वो आ जाएगा और ये आएगा 11.4। और डी ई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और बी सी की वैल्यू आपके पास है 8.4। इसको सिंप्लीफाई करना, एक्स की वैल्यू आपके पास आने वाली है 5.6। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 के ऊपर। In a triangle ABC, the length of BC is less than the twice of the length of AB by 2 centimeter. The length of AC exceeds the length of AB by 10 centimeter. The perimeter is 32. Find the length of the smallest triangle. So we have to understand there is a triangle A, B, and C. So compare all of these by AB. So we can let the AB is equal to X. So if AB is equal to X, then find the value of BC. BC is less than the twice the length of AB by 2 centimeters. So we can say twice the length of AB, that is 2x, and less than by 2. So ये BC की लेंथ होगी। और ऐसी अगर मैं AC की बात करूंगा, AC exceed the length of AB by 10. So we can say x plus 10. So the perimeter of this triangle is equal to x plus 10 plus 2x minus 2, which is equal to 32. That is equal to 4x और ये 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा 24. So x equal to 6. So we have to find the smallest value. तो x की वैल्यू को फिल कर देंगे सभी जगह। तो यहाँ पे तो ये 6 ही हो गया और यहाँ पे आप फिल करोगे ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 12, 12 में से 2 कम करोगे 10 और इसमें आप फिल करोगे तो ये आएगा 16। स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना आ रहा है, 6। ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इसे क्वेश्चन आपके इजी भी पेपर में आते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल that can be inscribed in a rectangle whose dimension are given. So we have a rectangle, so 21 and 115. सो सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है लार्जेस्ट सर्कल। भाई लार्जेस्ट सर्कल तो ये होगा जो यहाँ पे फिट होता हो, तो उसको यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, आपकी मर्जी है। लार्जेस्ट सर्कल का जो डायमीटर होगा, क्या वो डायमीटर 21 के बराबर होगा? तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस जो होगा वो 21/2 होगा। उसने आपसे सरकमफ्रेंस पूछा तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस 2 इंटू पाई इंटू आर होगा। क्लियर? 2 इंटू पाई इंटू आर होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 3 बार, तो इसका आंसर आएगा 66। ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के ऊपर। अब 18 नंबर क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। ए रेक्टेंगल विद द पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर हैज इट्स साइड ऑफ 1:4। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्फीयर whose area is the same as that of a rectangle?
So we have to understand rectangle perimeter is equal to 2l plus b, which is equal to 50. So we according to the question that is x. So 1x plus 4x को यहाँ पे फिल करेंगे, 2 इससे कट कर लेंगे, तो we can say 1x plus 4x which is equal to 25. So 5x is equal to 25. x is equal to 5. x is equal to 5, तो x को यहाँ पे फिल करेंगे तो एक वैल्यू आएगी मेरे पास 5, दूसरी आएगी 5, 4 into 5 20. So उसने पूछा था पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर whose area is the same that of a rectangle. तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा मेरे पास L into B which is equal to 100. यही एरिया मेरे पास किसके बराबर है, यही एरिया मेरे पास स्क्वायर के बराबर है. स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर which is equal to 100. तो साइड कितनी होगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर. साइड अगर 10 सेंटीमीटर आया स्क्वायर का तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड. तो वी कैन से 4 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 40. ये आपका सही उत्तर है. इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूले को इंटरचेंज किया है, पेरीमीटर से एरिया, एरिया से फिर एरिया कंपेयर, एरिया से फिर से पेरीमीटर. क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड क्यूब इज गिवन. इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 0.3 मीटर. व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट सिलेंडर. ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है डिस्कस, आप इसको एक बार ट्राई कर लेना, ये आपका होमवर्क है. ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हमने कर लिया है, जो क्वेश्चन कर लिया उसको करने की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. सॉलिड क्यूब हैविंग वॉल्यूम दिस सेंटीमीटर क्यूब इज कट इनटू द 27 क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, इक्वल वॉल्यूम, द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब. सो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये वाला वॉल्यूम था, इसको हमने यहाँ पे 27 भागों में डिवाइड कर दिया. ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे इसको पहले वॉल्यूम चेक करें फिर इसका रेडियस निकालें. हमें ये पता है कि ये टोटल वॉल्यूम था. टोटल वॉल्यूम को अगर मैं 27 से सीधा ही भाग कर दूं 46656, तो क्या मेरे पास जो छोटा स्मॉलर क्यूब है उसका वॉल्यूम निकल के आना चाहिए. आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा 1728. तो उसका वॉल्यूम मेरे पास आ गया पर यूनिट का. तो अगर आपको पता है पर यूनिट का वॉल्यूम आया किसका, क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, विच इज इक्वल टू 1728. तो क्या मैं यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लूंगा. तो हर एक बच्चे को पता होगा यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पर ए की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 12. ठीक है, 12 का क्यूब ही होता है. अब उसने सरफेस एरिया पूछा, तो सरफेस एरिया क्या होता है, साइड 6 इंटू साइड का स्क्वायर ऑफ ए क्यूब. तो 6 इंटू 12 इंटू 12. ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए. ऑप्शन नंबर ए इसका सही है. क्लियर. आई होप सबको ये वाले कंसेप्ट और क्वेश्चन समझ आए होंगे. थोड़े फास्ट हमने डिस्कस किए क्योंकि हमारा ये आज का कंसेप्ट होगा वो क्वेश्चन बेस्ड के ऊपर है कि हमें क्वेश्चन पता हो कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है. सो आने वाले टाइम के अंदर और भी क्लासेस हम यहाँ पे इसके अंदर डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. और कल का टॉपिक जो होगा वो आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबिलिटी होने वाला है. तो आप सारे बच्चे प्रोबेबिलिटी को जरूर चेक करना. ठीक है, पढ़ के आना थोड़ा सा, कहाँ से पढ़ना है इस कोर्स से आप कवर कर लेना. और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि अच्छे लेवल के होंगे और आपके पेपर के लिए फायदेमंद होंगे. ठीक है, सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन.